हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना यूनिट की ये जो सीरीज चल रही है, इसके सेकेंड लेक्चर में पहले इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ा था और उसके साथ में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा था और मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, यानी क्लासियस एक्सप्रेशन, और उसमें मैक्सवेल का करेक्शन देखा था कि किस तरीके से मैक्सवेल ने क्लासियस के एक्सप्रेशन को सही किया था। अब उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, यानी एक इनइक्विलिब्रियम स्टेट में जो गैसियस सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो जिन जिन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उनको अब हमें पढ़ना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हमें तीन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। पहला है मोमेंटम, दूसरा है हीट यानी एनर्जी, और तीसरा है मास। इन तीन का ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमें देखना है गैसियस सिस्टम के लिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम यानी लिक्विड की एक लेयर से दूसरी लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर होने के कारण इसमें जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और ये वही विस्कोसिटी जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं लिक्विड्स के केस में। तो विस्कोसिटी की एक जनरल डेफिनेशन आपको पता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। यहां पर ये जो फ्लूइड वर्ड है, ये फ्लूइड में क्या है, लिक्विड और गैसेस ये दोनों आते हैं, क्योंकि जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था स्टेट्स ऑफ मैटर का वो क्या था, केवल दो थे, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। फिर बाद में क्या देखा गया कि कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनके वॉल्यूम तो फिक्स हैं लेकिन शेप नहीं फिक्स है, उन्हें क्या बोला गया, लिक्विड्स बोला गया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स थे जो जिनके ना तो वॉल्यूम फिक्स थे और ना ही शेप फिक्स थे, ठीक है ना, आकार और आयतन दोनों निश्चित था, तो उनको गैस बोला गया। ठीक, तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस ये दोनों आती हैं। तो फ्लूइड्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण फ्लूइड क्या होते हैं, लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होते हैं। फ्लूइड की मोशन को जो पढ़ा जाता है वो ये मान के पढ़ा जाता है कि ये फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो लेयर्स के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या रेजिस्ट करता है, वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। और लेयर्स के बीच में लगने वाला ये जो विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स होता है, इसकी वैल्यू आप क्लास 11th में निकाल चुके हैं। F = माइनस ईटा ए dv by dy, जहां पर ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। और ईटा क्या है, उस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ लेयर्स, लेयर्स का वो एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और तीसरी चीज क्या है, dv/dy। तो dv by dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या दिखाती है कि पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, यानी जब हम एकदम कम वेलोसिटी वाली लेयर से ज्यादा वेलोसिटी वाली यानी लीस्ट फ्री लेयर से मोस्ट फ्री लेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो कैसे उन लेयर्स की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वो रेट क्या दिखा रहा है हमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है, वो किसी सरफेस से फ्लो हो रहा है, तो सरफेस के जस्ट जो कांटेक्ट वाली लेयर होगी उस पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके नीचे का जो सरफेस है वो मूव होने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन इसके ऊपर वाली लेयर जो है उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। क्यों, क्योंकि लेयर के नीचे वाली लेयर मूव कर रही है। ऐसे जैसे जैसे हम इस फिक्स सरफेस से ऊपर उठते जाएंगे, जो लेयर्स हैं उनकी मोबिलिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो उस फैक्टर को डील करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं कि लिक्विड और गैस की विस्कोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, आगे हमें इस चीज को समझने में मदद मिलेगी। तो जो लिक्विड होते हैं और गैसेस, इनके जो अगर हम इनका रूट कॉज एनालिसिस करें, है ना, कि इनकी विस्कोसिटी के जड़ में जो कारण है, लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी पैदा होती है वो किसके कारण होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। किसके कारण होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। सपोज करिए एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है। इस लेयर के मॉलिक्यूल्स और इस लेयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण एक ऐसा फोर्स पैदा होता है जो इन लेयर्स के आगे पीछे के शिफ्ट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। और यही फोर्स क्या कहलाता है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स कहलाता है। तो यहां पर लिक्विड्स के केस में जो ये हमारा विस्कोसिटी पैदा होती है वो किसके कारण, लेयर्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पैदा होती है। दूसरी चीज, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं,
लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक पड़ने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक पड़ने के कारण जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होने लगती है भाई, जो मेन कारण है अगर उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हम ये कह लें कि लिक्विड का गाढ़ापन घटने लगता है, ठीक है। जैसे पानी और शहद को देख लीजिए, तो शहद को अगर आप गर्म करें तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर शहद को अगर आप फ्लो कराई तो थोड़ी दूर बह करके रुक जाता है, लेकिन अगर गर्म शहद को आप फ्लो कराएं तो वो ज़्यादा दूर फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। गैसेस में विस्कोसिटी कैसे पैदा होती है? गैसेस में सपोज करिए ये गैस है, लेयर है, ये 3 लेयर्स हैं, यहां मॉलिक्यूल्स हैं, यहां मॉलिक्यूल्स हैं और यहां मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो इन मॉलिक्यूल्स के एक दूसरी लेयर में एंट्रेंस के कारण, यानी मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में जो जाने लगते हैं, इसके कारण विस्कोसिटी पैदा होती है, ठीक है ना। यानी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के कारण, किसके कारण, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, यानी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के कारण क्या होती है, विस्कोसिटी आती है। अब देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ने लगती है ना। तो गैस की रैंडमनेस बढ़ेगी तो पहले अगर पर सेकंड 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे थे किसी लेयर में, तो अब पर सेकंड आने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या 500 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, यानी रैंडमनेस बढ़ी, ठीक है। तो जो कॉज है विस्कोसिटी पैदा करने वाला, उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो भी क्या करती है, इंक्रीज होती है। तो ये वो बेसिक डिफरेंस था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, लेकिन गैसेस की वेलोसिटी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या है, इनका रूट कॉज, इनकी जड़, वो गुण जिसके कारण ये प्रॉपर्टी पैदा हो रही है, यानी वो घटना जिसके कारण ये गुण उत्पन्न हो रहा है। तो लिक्विड्स में किसके कारण होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिक्विड गैसेस में किसके कारण होता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के कारण, यानी मोमेंटम के एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसपोर्ट होने के कारण। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी गैसियस सिस्टम में कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से हम विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो यहां पर बच्चों मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए हम लोग मैंने यहां पर क्या किया है कि एक गैसियस सिस्टम को माना है कि वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये जो फ्लो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो जो लेयर्स की सीक्वेंसिंग होगी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी, और ये जो हमारी लेयर होगी ये किस में होगी, एक्स जेड प्लेन में पड़ेगी। किस में पड़ेगी, एक्स और जेड प्लेन में पड़ेगी। और हमें कोई एक ऐसी लेयर लेनी पड़ेगी जिसमें हम मोमेंटम के इम्पार्ट को, यानी मोमेंटम के होने वाले चेंज को देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, बॉटम से यानी फिक्स बेस से क्या किया है, वाई हाइट पर एक लेयर ले ली है, लेयर नंबर 1, जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्या कर रही है, v वेलोसिटी, यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और यहां पर 2 हम लोगों ने और लेयर्स ली, जो जिसमें पार्टिकल यहां से इसमें आएगा और यहां से इसमें आएगा, ठीक है, यानी मोमेंटम ट्रांसफर करने वाली 2 लेयर्स ली हैं, लेयर 2 और लेयर 3। अब बात है कि अगर यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी यूनिट हाइट में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना है, dv अपॉन dy, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट, ये कितना है, dv अपॉन dy है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर 2 की और लेयर 3 की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मानी सी बात है, फिक्स हमारा सरफेस है, इससे ऊपर उठेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इस लेयर से ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इस लेयर से नीचे आने पर वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब जो सेकंड लेयर है इसकी वेलोसिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी और थर्ड वाले की फर्स्ट से क्या होगी, कम होगी, ठीक। और ये जो लेयर्स ली है, लेयर 2 और लेयर 3, ये हम लोगों ने कितने गैप पर लिया हुआ है, कितनी हाइट पर, लैम्डा, कितने पर लिया हुआ है, क्यों लिया है लैम्डा पर, लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो 2 टक्करों के बीच चली गई होती है, यानी एक बार कोलाइड करने के बाद, लैम्डा दूरी चलने के बाद ही पार्टिकल दोबारा कोलाइड करेगा। तो यहां का पार्टिकल यहां पर बिना कोलाइड किए हुए पहुंच जाए,
या बिना मॉलिक्यूलर कोलिजन के पहुंच जाए, इसलिए इन दोनों का सेपरेशन कितना लिया गया है, लैम्डा। यहां पर भी सेम चीज है कि यहां से पार्टिकल यहां पर जाने पर बीच में कोई कोलिजन सफर ना करे, इसलिए इस लेयर का भी जो सेपरेशन लिया है वो कितना है, लैम्डा। अब देखो v से कितनी हाइट ऊपर उठना है, लैम्डा। तो बेटा यूनिट हाइट उठने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, dv अपॉन dy का। तो लैम्डा हाइट उठने पर कितना चेंज आएगा, dv अपॉन dy इंटू लैम्डा। सीधी सी बात है कि अगर एक वस्तु का दाम 5 रुपए है तो 10 वस्तुओं का दाम कितना होगा, 10 गुणे 5। तो अगर यूनिट हाइट चढ़ने पर वेलोसिटी में चेंज कितने का रहा है, dv अपॉन dy का, तो लैम्डा हाइट चढ़ने पर कितना आएगा, dv अपॉन dy गुणे लैम्डा। इतना फैक्टर बढ़ जाएगा। तो लेयर 2 की वेलोसिटी क्या होगी, 1 की वेलोसिटी में प्लस हो जाएगा dv अपॉन dy इंटू लैम्डा। अब अगर हम लैम्डा हाइट नीचे आते हैं तो उतनी वेलोसिटी घट जाएगी, तो लेयर 3 की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस dv अपॉन dy इंटू लैम्डा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए कि इन लेयर्स की वेलोसिटी पता कर ली। क्या पता कर ली, इन लेयर्स की वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मास और दूसरी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो हमने संघर्ष झेल लिया, अब क्या है, मास पता करना है कि पर सेकंड ये जो हमारी लेयर्स हैं इनका अगर इफेक्टिव एरिया कितना हो, a। तो कोई लेयर हो सकता है बड़ी हो, कोई लेयर छोटी हो, ये जरूरी तो है नहीं कि इन तीनों लेयर्स का सरफेस एरिया क्या हो, एक बराबर हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूनिट एरिया लेंगे। इस लेयर के यूनिट एरिया में से पर सेकंड यहां आने वाले मॉलिक्यूल्स का मास और इस लेयर के यूनिट एरिया में से पर सेकंड यहां आने वाले मॉलिक्यूल्स का मास, ये चीज यहां पर करनी है। तो ये हमारा वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, मास फाइंड करना है कि कितना मास आएगा। क्लियर है ना। तो इफ यहां तक एक स्टेप आप इस प्रूफ को आधा कर ले गए, अब हमें क्या है, यहां मास फाइंड करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गैसियस सिस्टम में जो मास है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ता है 11th-12th के लेवल पर, क्योंकि ये मास एब्स्ट्रैक्ट है। बॉडीज तो है नहीं m1 m2 मास की मास दिख जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, हमें पता ही नहीं लिखता है कि कितना मास आ रहा है, और गैस का एक मॉलिक्यूल पकड़ेगा कौन, इसीलिए गैस का अमाउंट जो वो मोल्स में लिया जाता है। तो देखते हैं यहां पर, इफ स्मॉल n इज number of molecules in unit volume, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ये जो इन मॉलिक्यूल्स का जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा है और यहां से यहां, यानी यहां वाला मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां वाला मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलाउ चल रहा है। ठीक है ना। तो हमको यह पता करना है कि अगर हमारे यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स की संभावना ऐसी है कि वो पॉजिटिव y या नेगेटिव y की तरफ जाए। यानी ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया ना। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम बहुत ज्यादा चीजों को एक्यूरेटली नहीं फाइंड कर सकते, हम उसकी क्या बताते हैं, संभावना बताते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which will move probably along y axis, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी ये प्रायिकता होगी कि ये y, जिनकी संभावना है कि वो y एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो सपोज करो एक ये मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल एक ही है ना, ये मॉलिक्यूल है। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। यानी ये चाहे तो x की तरफ जा सकता है, चाहे y की तरफ जा सकता है, चाहे z की तरफ जा सकता है। तो x की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हुई, प्रायिकता 1/3, क्योंकि हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 3। y की तरफ जाने की 1/3, z की तरफ जाने की 1/3। तो एक मॉलिक्यूल की y एक्सिस की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हों, कितने मॉलिक्यूल्स हों, n मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स की ऐसी संभावना है कि वो y एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो वो कितनी होगी,
which move along y axis is n/3। ठीक, अब ये n/3 वो मॉलिक्यूल्स हैं जो y एक्सिस की तरफ जा सकते हैं। अब y एक्सिस में भी इनकी मोशन दो दिशाओं में हो सकती है, या तो ये अपनी पोजीशन से पॉजिटिव y की तरफ जाएंगे या अपनी पोजीशन से नेगेटिव y की तरफ जाएंगे। एंड probability of these molecules along positive or negative y will be n/6, क्योंकि n/3 तो y एक्सिस की तरफ। अब इसमें से क्या हो सकता है, आधे ऊपर जा सकते हैं और आधे, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो y एक्सिस पर अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो नीचे आएगा, यानी या तो वो पॉजिटिव y की तरफ जाएगा या तो वो नेगेटिव y की तरफ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव y या नेगेटिव y की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/h है, तो n मॉलिक्यूल्स की कितनी हो जाएगी, n/6 हो जाएगी। क्लियर है ना इतनी चीजें। यानी बेटा यहां से यहां पर आने की प्रोबेबिलिटी नंबर n मॉलिक्यूल्स में से कितने, n/6 नीचे आ सकते हैं और यहां से n/6 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना, n/6 मॉलिक्यूल्स ऊपर आ सकते हैं और n/6 मॉलिक्यूल्स नीचे जा सकते हैं यूनिट एरिया में से, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में इनकी संख्या है, तो एरिया अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी कितना होगा, यूनिट एरिया होगा। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, यूनिट एरिया इंटू यूनिट हाइट। ठीक, तो ये हो गया हमारा n/6 मॉलिक्यूल्स। अब मैं ये, आप इसको वीडियो को स्टिल करके इन चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसको मैं ऊपर का पोर्शन मिटाने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि ये चीजें उतनी टफ है नहीं, समझ में आ रही होंगी। n/6, देयरफॉर मास ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखो ये यहां पर एक ये शब्द जुड़ा, पर सेकेंड, बिटवीन द लेयर्स 2 to 1 एंड 3 to 1। 2 से 1 में और 3 से 1 में पर सेकेंड जाने वाला मास कितना हो जाएगा, तो एक ये जो मास होगा ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं डायरेक्ट लिख करके आपको बता रहा हूं, ये मास हो जाएगा हमारा, इफ स्मॉल m इज mass of each molecule and small c is average speed, जिसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आगे पढ़ते हैं ना, is average speed of a molecule। अब यहां पर देखो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि यार एक बार ये बता रहे हैं ये वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से लेयर मूव कर रही है, फिर बता रहे हैं मॉलिक्यूल, तो ये जो v वेलोसिटी से है ये मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, ठीक है, जबकि जो c है ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड है। तो बेटा c अगर इसकी एवरेज स्पीड है तो 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल कितनी दूरी जाएगा, c मीटर दूर जा सकता है। ठीक है, या पर सेकंड c मीटर दूरी में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, पर सेकंड c मीटर की लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे एक लेयर से दूसरी लेयर में। तो जो मास हमारा ट्रांसफर होगा दैट विल बी m। तो एक मॉलिक्यूल का मास है m, मॉलिक्यूल्स की संख्या है n/6, ठीक है, और पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं दैट इज c। तो टोटल मास जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है, mnc/6, जो यहां से यहां आ रहा है या यहां से यहां जा रहा है। अब देखो एक चीज, क्योंकि अब हम मोमेंटम निकालने के, मोमेंटम के ट्रांसफर को फाइंड करने की स्थिति में आ गए हैं। तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहां पर ये वेलोसिटी हो गई, इस 2 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये v प्लस dv/dy इंटू लैम्डा, और ये कितनी हो गई, v माइनस dv/dy इंटू लैम्डा। यानी यहां के पार्टिकल जब यहां एंटर करेंगे तो वो तो इस लेयर के मोमेंटम को बढ़ाएंगे,
लेकिन यहां के पार्टिकल जब यहां एंटर करेंगे तो उस मोमेंटम को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मोमेंटम कम है, इनका मोमेंटम कम है। और आपने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ रखा है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है दो बॉडीज का, तो ज्यादा मोमेंटम वाली बॉडी कम मोमेंटम वाली बॉडी को मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है ना? एक आइडियल रूल कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो कम पैसे वाले आदमी को पैसा दे देता, लेकिन सच्चाई में ऐसा होता नहीं है ना? तो कितना मास ट्रांसफर हो रहा है? ये एक लेयर से दूसरी लेयर में। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड टू लेयर 1। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं नीचे से, ठीक है? इसको कितना मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए बहुत इजी है, कुछ इसमें टफ नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं उतना टफ है नहीं ये। तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट टू लेयर 1, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिया हम लोग? पर सेकेंड लिया है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि क्या है? विस्कस फोर्स के बराबर है। जो कि किसके बराबर है? विस्कोसिटी पैदा हो रही है ना, तो विस्कोसिटी कैसे पता लगती है? विस्कस फोर्स से। तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? देखो यहां से यहां ट्रांसफर्ड मोमेंटम माइनस यहां से यहां ट्रांसफर्ड मोमेंटम, तो ये हो जाएगा mnc अपॉन 6 v प्लस dv अपॉन dy लैम्डा माइनस mnc अपॉन 6 v माइनस dv अपॉन dy इंटू लैम्डा। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप, तो f की वैल्यू ये आ जाएगा mnc अपॉन 6 v प्लस dv अपॉन dy लैम्डा माइनस v प्लस dv अपॉन dy इंटू लैम्डा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, शहादत हो गई, और ये टर्म 2 बार जुड़ेगा और ये 2 यहाँ से इसको काट के 3 कर देगा। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू हमारा mnc dv अपॉन dy लैम्डा बाई 3। ये इक्वेशन नंबर हमारा आ जाएगा 4। ये है क्या? ये इक्वेशन किसको दिखा रहा है? विस्कस ड्रैग को दिखा रहा है। और बट सबसे बड़ा झूठ बोलो बच्चों, यहां पर झूठ बोलो, थोड़ा ऊपर झूठ बोलो, है ना, अच्छा लगेगा। बट वी नो दैट, आपको कुछ पता है ना? क्या पता है? कि विस्कस ड्रैग का जो अमाउंट होता है, डायरेक्शन यहां नहीं ले रहा हूं मैं, विस्कस ड्रैग का जो अमाउंट होता है ईटा ए डीवी अपॉन dt। अब अगर हम यूनिट एरिया के लिए फोर्स निकालते हैं तो A फॉर यूनिट एरिया A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर। तो F जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? ईटा dv अपॉन dy होगा, dy। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखो जिसको इक्वेशन नंबर 4 दिखा रहा है वही चीज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें और ये फिगर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इससे आपका क्या आ जाएगा? देखिए ईटा dv अपॉन dy इज इक्वल टू mnc बाई 3 लैम्डा dv अपॉन dy। इनको फिर से शहीद कर दें आप, और यहां से ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mnc लैम्डा अपॉन 3। ये आ गया, ये हमारा विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 5। गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए नई कहावत क्या है कि विद्यार्थी नहीं, शिक्षक का जीवन भी तपस्या का ही जीवन होता है। और ये जो टर्म है यहां पर m इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और m से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो? डेंसिटी बोलते हो। तो m इंटू एन ये जो टर्म है, दिस इज मास पर यूनिट
वॉल्यूम, और इसे आप क्या बोलते हो, डेंसिटी ऑफ गैस, जो जिसको आप रो से लिखते हो। तो यहां पर m इंटू एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या आ जाएगा, ये ईटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी रो सी लैम्डा अपॉन 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया आपका। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और सी क्या है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब हमें यह देखना है कि कैसे ये प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो देखते बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। देखो यहां जो डेंसिटी है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो लीनियरली, ठीक है ना, V जो है वो इंक्रीज करता है सिंगल पावर में, और वेलोसिटी वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम बराबर आप क्या लिखते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, यानी प्रोपोर्शनल टू m अपॉन v। मास तो फिक्स है, सॉरी m अपॉन रो, तो मास क्या है, मास तो फिक्स है। तो यहां पर कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी ये लीनियरली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी लीनियरली घटने लगती है। या हम सिंपल शब्दों में कहें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सिंगल पावर में डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करने लगती है, गैस जो है वो रेयरर होने लगती है, उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाते हैं। और अभी लास्ट टर्म यानी पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि जो ये लैम्डा होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी बढ़ेगा तो लैम्डा सिंगल पावर में बढ़ेगा, यानी जिस रेशियो में डेंसिटी घट रही है उसी रेशियो में क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब इसके चेंज को ये लैम्डा क्या कर दे रहा है, कंपेंसेट कर दे रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो लैम्डा इंटू रो पर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखते हैं सी पर। तो सी का जो एक्सप्रेशन होता है, सी का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, अंडर रूट एन आर टी अपॉन एम, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होगा तो वो 3RT/m हो जाता है। अब देखें ये आर क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इन सबको अगर देखें तो क्या है, यहां से आया C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो इन दोनों का चेंज तो खत्म हो गया, केवल इसका चेंज, यानी जो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये टी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टी के। तो अगर ईटा और टी में हम लोग ग्राफ खींचे तो हमें कैसा मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सेम चीज प्रेशर की है कि इन दोनों का चेंज, प्रेशर का इन दोनों पर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाता है, जैसे टेम्परेचर का हुआ। और जो ये C है ये प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी C इज नॉट अ फंक्शन ऑफ P, इसलिए ईटा इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन ऑफ P, यानी गैसेस की विस्कोसिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लगा करके हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं कि NTP पर, यानी नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पर, जिस पर गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है। और इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है ना, 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो इस पर किसी गैस की विस्कोसिटी दी हुई है 1.66 इंटू 10⁻⁻4 डाइंस पर सेंटीमीटर पर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, यानी अपनी यूनिट्स में सब कुछ CGS में दिया हुआ है। एवरेज स्पीड जो दी हुई है वो है 4.5 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1.25 ग्राम पर लीटर। अब ये पर लीटर, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें यहां पर, तो ये चीज आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपसे जो चीजें पूछी जा रही है वो क्या है बेटा, लैम्डा, यानी मीन फ्री पाथ पूछा जा रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, और मॉलिक्यूलर डायमीटर पूछा जा रहा है। सब कुछ एकदम फॉर्मूला बेस है। तो अभी आपने देखिए ईटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ईटा इज इक्वल टू कितना होता है, रो C λ/3, यानी यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3 ईटा अपॉन रो सी। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन रो की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻3 इंटू सी आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये मैं बुक से देख के बता रहा हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सॉरी, -6 है, 9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सेकंड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी n, ये क्या हो जाएगा हमारा c/λ। तो c/λ से आप फाइंड कर सकते हैं जो पेज फंसेगा वो इसमें फंसेगा। मॉलिक्यूलर डायमीटर जो d है हमारा, क्योंकि d आता कहां पर है? लैम्डा के फॉर्मूले में। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? 1/πd²n√2, यही तो है ना, πd²n√2। यहां देखो यहां से d की वैल्यू तो आप फाइंड कर लोगे, लेकिन d के लिए जो n लाना है, ये n कहां से आएगा? यह n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा कि सिंस, देखो यही, इसी को अगर बता दो तो ये क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। तो सिंस एनटीपी पर या एसटीपी जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, इस पर 22.4 लीटर या सेंटीलीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। तो इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इतने सीसी में, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है? अवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। देयरफॉर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? उसी यूनिट में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम की यूनिट आएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400। ये आ जाएगी हमारे किसकी वैल्यू? स्मॉल n की वैल्यू। अब आपको इसमें सारी वैल्यूज पता है तो आप यहां से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था, मेरा एक एफर्ट था आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम समझाने का, और जहां तक मेरी लिमिट है वहां तक मैंने आपको इसको सबसे आसान शब्दों में और सबसे सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और जल्दी ही मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, यानी कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन, इन दोनों की भी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।